शुरू हो गया। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि ये सेट नंबर 9 हो जाएगा। यूपी SSC पेट SSC के सभी एग्ज़ाम, GD है, UPP है, UPSI, आमतौर पे जो भी स्पेशली वनडे एग्ज़ाम जो भी हैं उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ध्यानपूर्वक आप लोग भी आंसर करते चलेंगे, है ना, जिसको पता हो, और देखते जाइएगा कितना आपका नंबर बनेगा। आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कितना आपका सही है। तो आज थोड़ा समय दूंगा 2 सेकंड का, जिसमें आप अपना आंसर कर पाएंगे। प्रश्न पढ़ते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? है ना, बिल्कुल एकदम से कुछ करना ही नहीं है, ऐसा ही आएगा GD में तो थोड़ी आएगा। हाँ, करेक्ट आंसर वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है पहला जो है क्या था, कंपनी का पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, फिर वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और बनता किस एक्ट के तहत है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में हम देखते हैं 4 पार्षदों की नियुक्ति की जाती है ना। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे बनता है, क्या बनता है, इसने कौन सी नीति शुरू की थी? जब मैं ज्योग्राफी बता रहा था तब मैं बताया था कि सिमिलर नाम है, रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति। कौन शुरू किया था? और रिंग ऑफ फायर क्या है और किस महासागर में पड़ता है? मैंने कहा था ना, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फेंस, दोनों को साथ में याद कर लीजिए। पूरे प्रशांत महासागर में है और उत्तरी प्रशांत वाले हिस्से में है ना, जिसमें हम देखते हैं जापान वगैरह पड़ते हैं, कोरिया, ये सब क्षेत्र जो पड़ते हैं वो वाला हिस्सा। तो वारेन हेस्टिंग 1773 से के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बन जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत, चूंकि एक्ट आया किस लिए था, कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार और भी बहुत सारे ऐसे, हाँ, काम जो है, कंपनी के जो कर्मचारी थे, गवर्नर जो भी कह सकते हैं, सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे थे। तो एक महोदय थे जिनका नाम क्या था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। उन्होंने 1772 में गुप्त प्रतिवेदन भेजा, कहाँ? इंग्लैंड, कि भाई साहब ये संकट हो रहा है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए वहाँ से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और उसी के तहत सबसे पहली बार क्या कर दिया गया? पार्षद की नियुक्ति। और सबसे बड़ी बात, 1774 में क्या हुआ था? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाता है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट का किस आर्टिकल में प्रावधान है? 124, ठीक है ना, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, और 125 में उनके जो है उनके प्रावधान, मतलब इसमें काम करने वाले न्यायाधीश वगैरह। हालांकि अब हम बात करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है, सिर्फ शहर के नाम से आ जाता है। तो कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है 1774 में ही, मतलब 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में। पार्षद की नियुक्ति की गई, 4 पार्षद मतलब रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को हम बहुत ध्यान से देखें तो ये वही व्यक्ति है जिसने भारत के अंदर अंग्रेजों को इस्टेब्लिश किया है। ध्यान से सुनते रहिए, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसमें हम गड़बड़ कर जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने आंग्ल कर्नाटक युद्ध लड़ा है। आंग्ल कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा जा रहा था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, है ना। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध बड़े लंबे समय तक चला, है ना, 44, 48, फिर उसके बाद 56, है ना। तो ये 4-4, 6-6 साल चला है लगभग। तो मोटा मोटी हम अगर बात करेंगे तो 15-17 साल कर्नाटक युद्ध चलता रहा। और उसमें वो कहा जाता है कि किसमें सुप्रीमेसी ऑफ जो भी कंपनी हम कहते हैं, तो यहाँ पे अंग्रेज कंपनी जीती थी। तो उसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ही व्यक्ति था जिसने कौन सा युद्ध जीता, चाहे प्लासी हो, चाहे बक्सर हो, और चाहे फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसियों का गवर्नर डुप्ले हुआ करता था। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, मैं तो देखिए BA वाले बच्चे जो हैं उनके उसमें है ना, और कर्नाटका 3rd सेकेंड ईयर वाले बच्चों के पास है, तो उसमें पूरा सिलेबस है। तो डुप्ले करेक्टर बड़ा अच्छा था, बहुत मेधावी था। मेधावी का मतलब पढ़ने में नहीं, युद्ध नीति में। हालांकि बाद में हार हो जाती है, वो कंपनी उनकी ठीक नहीं थी इसकी वजह से। तो रॉबर्ट क्लाइव समझ गए ना,
विली इजली जो होता है वो हम जानते ही हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव, फिर कार्नवालिस, इन सिमिलर नाम है तो इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। और कार्नवालिस कोड आता है शिक्षा उक्षा के लिए, जानते हैं, तो वो छोड़ दीजिए। फिलहाल हम विलियम बेंटिंक की बात कर लेंगे। कार्नवालिस तो है ही है नीचे यार, कार्नवालिस कोड हो गया, छोड़ो उसको, दिमाग में लगाएंगे। विलियम बेंटिंक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब वारेन हेस्टिंग की बात होगी तो हम 3 लोगों का नाम एक साथ, 3 क्या 4-5 लोगों का नाम एक साथ याद करने पढ़ने। मैं पहले भी करा चुका हूँ। गवर्नर जो गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं भारत के, ये सब हमें चाहिए। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हो गया, ठीक है ना। बंगाल का गवर्नर कौन हो गया, गवर्नर जनरल है अभी, तो वारेन हेस्टिंग। उसके उपरांत बताते जाइएगा, दूसरा कौन हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। अभी गवर्नर चल रहा है, यहां तक गवर्नर जनरल चलेगा, गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है ना। 1833 के नामवा लिख देते हैं यार, यहीं समझ लो। 1833 का भारत शासन अधिनियम में आया था ना, चार्टर्ड एक्ट, तो सॉरी 1833 का चार्टर्ड एक्ट था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। ये वही व्यक्ति है जिसने भारत के उद्धार में बहुत सारा काम किया है ना, सती प्रथा, ठगी प्रथा इत्यादि। 1829 में इसने इस चीज़ को समाप्त, कानून बना करके समाप्त किया था। उसमें सबसे बड़ी भागीदारी भारत के जो युगदूत कहे जाते हैं, है ना, उनकी रही है। तो युगदूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की थी और वो ब्रह्म समाज आगे कंटिन्यू रहता है। हम रविंद्रनाथ टैगोर, उनके पिताजी, उनके भाई साहब तक देखते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को। चलो वो मुद्दा दूसरा है। हम समझ गए हैं बंगाल का कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कंपनी, देखो पहले समझिए इस बात को, सीरीज क्या है, कंपनी से बंगाल वाले जीत लेंगे, प्लासी बक्सर के बाद वो जीत जाएंगे तो बंगाल वाले क्षेत्र पूरा बनेंगे। और भारत वाले, चूंकि बम्बई और मद्रास ये भी बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसियां बन गई हैं, तो अब बड़े क्षेत्र में आएंगे तो अब भारत नाम आएगा, समझिए, प्रमोशन ले रहे हैं सब। तो भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन अब चूंकि कंपनी से कहीं ना कहीं छुटकारा चाहती थी कौन, क्राउन, संसद, ठीक है ना, तो वो मौका ढूंढ रहे थे, तो वो मिल गया 1857 की क्रांति में। तो 1858 में फिर घटना घटेगी, जो भारत शासन अधिनियम आएगा, तो उसमें क्या बनेगा, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, कैनिंग, ठीक है ना, भारत का प्रथम वायसराय। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बेटिया सुन तो लो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जब वो उधर, मैंने कहा ना कि एक पैर आप यहां से उधर रखेंगे तो एक पैर पीछे है कि नहीं है, तो जब ये इधर कंपनी का अंतिम होगा तभी तो बंगाल का प्रथम होगा। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग, 1773, ठीक। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड बेंटिंक, 1833, ठीक है ना। समझते रहिए, सब डेट पूछता है। फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन, कैनिंग, ठीक है ना। हम जानते हैं डलहौजी आता, डलहौजी कांड करके जाता है, 1848 से 56 तक रहता है। हड़प नीति उसकी बहुत खतरनाक थी, जिसकी वजह से ही उस समय तेजी से उग्रता फैली। उग्रता नहीं कहेंगे हम तो, क्रांति ही कहेंगे, अंग्रेज उग्रता कहते थे, ठीक है ना। कहानी समझ में आ रही है कि कुछ और समझ रहे हो, समझ में रहे? हाँ, अब यहाँ से समझो, अब यहाँ से बच्चे फिर गड़बड़ करते हैं। भारत का वायसराय, वायसराय वही व्यक्ति है यार, कुछ है नहीं, मतलब एक तरीके से क्राउन का प्रतिनिधित्व करेगा। तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गवर्नर जनरल तो कंपनी वाले थे, ये तो अपना देखते थे, हम आपके अधिकारों के लिए भी काम करेंगे, ठीक है ना। तो वायसराय। अब फिर हम बात करेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, सॉरी वायसराय कौन हो जाएगा, भारत का, उधर से आप लोग बताओ, भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा। आज वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि आमतौर पर सामान्यतः तो मैं ऐसे अकेले बनाता हूं, तो अकेले में बातचीत करना होता नहीं है।
हाँ आ जाइए, देखिए आराम से फिर लगा दीजिएगा। तो अब आप लोग हैं तो आज बातचीत करके देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा? मारेंगे नाक चिपटा हो जाएगा। कैनिंग ये है, ये प्रथम है वायसराय, मैं अंतिम पूछ रहा हूँ। माउंटबेटन, ठीक है ना? सुन नहीं रहे कि क्या है? इसमें से प्रश्न बनता है, बहुत आसान सा बनता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय है, लेकिन अगर भारतीय कहे तब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो भारत का प्रथम हो या अंतिम हो, है ना, वायसराय, और वो भी कौन सा? भारतीय, ठीक है। तो भारतीय जब इंडियन कहेगा तो हम क्या कह देंगे? हाँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। ये जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये क्या बने थे? जब संविधान लागू हुआ तो ये शिक्षा मंत्री थे, यही थे ना। अंतरिम में तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, थोड़ा देख लेना आप लोग भी, ठीक है। तो ये देखो, ये जो गवर्नर, वायसराय, सब प्रपंच यहाँ खत्म, समझ रहे हैं? और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़े। पहला तो सबका सही था, अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहिक, अंतर्ग्रहिक क्या हो जाएगा? अभियान था। अंतर्ग्रहिक, यहाँ पे शब्द दे रखा है इस तरीके से कि दिमाग नहीं काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो अंतर्ग्रहिक बोला है तो इस हिसाब से मंगलयान अंतर्ग्रहिक बोला है। अब देखिए चंद्रयान मिशन तो अभी फिर गया है हमारे पास, तो ये तो सैटेलाइट पे ही सैटेलाइट गया है, ठीक है। आर्यभट्ट से कई बार प्रश्न बन जाता है। आर्यभट्ट क्या है? भारत का पहला, स्वदेशी नहीं है, स्वदेशी तो रोहिणी है। भारत का पहला सैटेलाइट है, अंतरिक्ष उपग्रह पहला है, जो हम किसकी मदद से भेजते हैं? रसिया की मदद से। रसिया हमेशा से साथ देता रहा है बहुत सारे मामलों में, तो रूस की मदद से हम पहला अपना सैटेलाइट उपग्रह भेजते हैं। हमारा स्वदेशी जो है वो रोहिणी है, ठीक है ना। प्रश्न देखो कितना गजब का है, शब्दों में खेलेगा। अब उससे पता आपको जानकारी है तो आप कहाँ फंस सकते हैं? तो अब कठिन कठिन जो है शब्द ले आएगा, ठीक है। बाकी चंद्रयान पे तो चर्चा हम लोग कर ही लिए थे। अभी चंद्रयान भारत पहला बना है ना, जो पोल पर गया है, तो वो तो चलिए वो हालिया फिलहाल में ही है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के, अब देखो इस प्रश्न में तेल ना निकल जाए तो कहना, बताइए कौन कौन सा आंसर होगा। अब देखिए ये सबको पता है, मैं कराया भी 2-3 बार बताया हूँ, लेकिन फिर भी ये शब्द देखो, अगर थोड़ा सा इंग्लिश बोलता तो बात समझ में आ जाती। हालांकि पेपर में इंग्लिश रहती है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। पश्च कपाल भाग कह रहा है प्रेरक कौशल मस्तिष्क। प्रेरक कौशल मस्तिष्क कौन से भाग से संबंधित है? तो सबसे होशियार मस्तिष्क की ही बात कर रहा है वो, ठीक है ना। जैसे हम सेरेब्रम वगैरह कहते हैं, तो कौन कौन सा हो जाएगा? फोर ब्रेन में ललाट भाग उसी का हिस्सा है, मान लीजिए, मानना नहीं है, ही है। क्या कहते हैं उसे? चर्चा कर चुके हम लोग कई बार, उसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। पीनियल ग्लैंड्स जो सबसे छोटी ग्रंथि है, और वह क्या करती है? वो क्या करती है? जिसे हम नींद जागरण हार्मोन्स कहते हैं, वो स्रावित करती है, समझ रहे ना। पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और उसी से रंजक का भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारा, जैसे मेरा रंग ऐसा है, काला सांवला जो भी हो, है ना। क्यों? कोई भी व्यक्ति किसी रंग का है, काला, पीला, नीला, लाल, नीला उला तो नहीं होता है, मतलब काला है, गोरा है, जैसा भी है। क्यों? हैं?
सेरोटोनिन है। चलो अभी सोचो, जब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैं कई बार बताया हूँ, ठीक है, और वो पिनियल ग्रंथि ही स्रावित करती है, ठीक है ना। हाँ और क्या, वीडियो में भी बता रखा हूँ किसी। अब सेट चलने का मतलब इसमें क्या है ना, वो समझो सब चलता रहता है, उसमें सभी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो घूमती रहती हैं। चलिए, प्रोटोजोआ के अलावा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्राणी जगत में, अब अगर थोड़ा सा पढ़े तो आपको पता है ये सभी के सभी जो है एनिमल किंगडम में पाया जाता है। ये सारे, चाहे इंसुलिन हो, पेप्सिन हो, रेनिन हो, एमाइलेज हो, ठीक है। ढूंढ ली क्या? तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, लेकिन बात प्रोटोजोआ की है। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के, ये सिर्फ ये नहीं पूछा कि प्रोटोजोआ में कौन सा इसमें हम कहें तो एंजाइम या जूस पाया जाता है, तो ये पूछ लिया प्रोटोजोआ के अलावा और कौन सा जो एंजाइम इनमें से प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। तो देखिए, जो एमाइलेज है ना, एमाइलेज वो प्रोटोजोआ में भी पाया जाता है। पहले प्रोटोजोआ को समझते हैं, फिर इन सभी एंजाइम्स को समझते हैं। ध्यान से इसको सुनते रहिए, है ना। आपकी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रहनी चाहिए, सक्रिय रहनी चाहिए। देखो, सिलेक्शन का यही तरीका है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में रहिए आप सभी सब्जेक्ट के मामले में। तो प्रोटोजोआ थोड़ा सा समझते हैं। तो प्रोटोजोआ कौन सा संघ है? ये सबसे पहला, यानी कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन से आते हैं? सामान्यतः एक कोशिकीय जीव, संघ प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। और अच्छा, पूछ लेता है कि वर्गीकी के पिता कौन है? तो कैरोलस लीनियस, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो प्रोटोजोआ भी एक संघ है जिसमें पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, अमीबा, ये सब छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो दुनिया में सबसे पहले उद्भव होने वाला जीव, इसका कोई आकार नहीं है, कैसा भी बन जाएगा, अमीबा, ठीक है ना। तो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकी का मतलब उसमें एक ही प्रकार की कोशिका है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है ना। और हमारे पास भी पाया जाता है, जैसे टाइलिन एमाइलेज होता है कि नहीं होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो जब हम चबा रहे होते तो हमारा जो सलाइवा है उसके अंदर क्या पाया जाता है? लार ही तो सलाइवा है, उसमें पाया जाता है टाइलिन एमाइलेज। और क्या पाया जाता है? टाइलिन एमाइलेज और क्या? लाइपेज, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा पाचन में आ जाते हैं, हल्का सा। टाइलिन एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और माउथ के अंदर ही 30% भोजन पच जाता है, ठीक है ना। और लाइपेज क्या करता है? जो भी हार्मफुल रोगाणु थे उनको समाप्त करने का काम करता है। मैं थोड़ा सा इसमें कई सारी किताबें बताती हैं। 95% जो है सलाइवा में, मतलब लार में 95% जल पाया जाता है, 5% में ये दोनों पाए जाते हैं। कुछ किताबों में मैं देखा हूँ कि 99.5% जल होता है, 0.5% में ये दोनों चीज़ें होती। तो थोड़ा सा आप लोग भी, थोड़ा काम आपका भी होना चाहिए, है कि नहीं, देख लीजिएगा। मैं फिलहाल 2 जगह देखा हूँ, तो ऐसी चीज़ें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एमाइलेज मतलब क्या है? एनिमिलिया में भी पाया जाता है। हम लोग एनिमल किंगडम से ही तो संबंधित हैं कि नहीं? बताओ भाई, हम किस प्राणी जगत के जीव हैं? अरे यार माँ बताओ, पवन बताओ, मनुष्य जो है किस किंगडम, किस जगत का प्राणी है? कौन? आर्थ्रोपोडा बता रहा था। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। आप क्या बता रहे थे? एनेलिडा। अभी जस्ट बताया हूँ ना, तो थोड़ा ध्यान रखा करेंगे। जो आमतौर पे सामान्यतः जिसमें रज्जु पाया जाता है, सब में नहीं, सामान्यतः जैसे हम लोग हैं, बड़े जानवर हैं,
वो एनीमिलिया में वो प्राणी जो है एनीमिलिया से संबंधित है ना, एनीमिलिया से। एनेलिडा अलग है, एनेलिडा में हम देखते हैं जोंक, केंचुआ, है ना, एनेलिडा के प्राणी हैं। और क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जो एनिमिलिया है वो सबसे विकसित है, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम से आते हैं, ठीक है ना। अब सोचो, सामान्य सी बात, वही चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर भी एनिमल किंगडम से आते हैं, सबसे विकसित हम ही लोग हैं। बाकी प्रोटोजोआ से कहानी शुरू होती है, ठीक है ना, फिर आगे कंटिन्यू आते आते एनिमिलिया तक पहुँचता है मामला, समझ रहे ना। तो सबसे ज़्यादा जो प्राणी जगत है कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। कई बार प्रश्न पूछा है, आर्थ्रोपोडा जिसमें ये सब कॉकरोच वगैरह सब पाए जाते हैं, ये सब। तो कॉकरोच का रक्त कैसा होता है ये भी पूछ लिया जाता है, कैसा होता है, वाइट होता है, सफ़ेद, ठीक है ना। चलो, कुछ मज़ा आया, मज़ा आ रहा है। चलो अब इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन। इंसुलिन तो जानते ही हैं, नाम सुने हैं। इंसुलिन स्रावित करने वाला कौन सा ऑर्गन है। इंसुलिन की कमी हो जाए, अधिक हो जाए, ये सब चीज़ें जब रहती हैं तो क्या इंसुलिन क्या करता है, हाँ, वो बॉडी के अंदर शर्करा को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। वो बॉडी के अंदर शर्करा को कंट्रोल रखता है। और इसका सिक्रीशन कौन कर रहा होता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय। ये लीफ के आकार की है तो इसे क्या कहते हैं, ये लैंगरहंस की ध्रुविकाएं भी इसको कहते हैं, जो हमारे किससे, लीवर से संबंधित है। और यह एकमात्र ऐसा ग्लैंड्स है जो मिक्स ग्लैंड्स है, मतलब जो हार्मोन्स भी स्रावित करता है और जूस और एंजाइम भी, समझ रहे ना। तो जो भी जैसे हमारा लीवर, तो चलिए जो यकृत है सबसे बड़ा क्या है, यकृत सबसे बड़ा क्या है, ग्रंथि, ग्लैंड्स, सबसे छोटी पिनियल, सबसे बड़ा यकृत, लीवर, ठीक है ना। तो उसी में हम देखते हैं जैसे ये पेनक्रियास, तो पेनक्रियास क्या कर रही होती है, वो हार्मोन्स, जो हार्मोन्स का श्रावण करेंगे वो क्या कहलाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो जूस और एंजाइम का सिक्रीशन कर रहे होते हैं उनसे बहिस्रावी ग्रंथि करते हैं। जो दोनों करते हैं उन्हें मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो ये वही है, ठीक है ना। लैंगरहंस की ध्रुविकाएं भी इसको कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं, छोड़ो इसको। हम लोग थोड़ा सा इंसुलिन, हाँ इंसुलिन तो हो गया, अब बचा पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन, रेनिन ये क्या करता है, ये हमारे कहाँ होता है, स्टमक में होता है, पेट में, ठीक है ना। और जिसको एक्टिव कौन करता है, जिसको एक्टिव कौन करता है, HCl। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज़्यादा, इसकी जो है पीएच स्केल होता है 1.2 से 1.5 तक। ध्यान से समझिए, 1.5 के आसपास इसका पीएच स्केल है। और उतने स्केल में भाई साहब कुछ भी गल जाएगा, पिघल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे ना। लेकिन हमारा पेट तो ऐसे ही है कि नहीं। क्या कारण है कि पेट में भाई वही अंग है, इसी पे आप अभी आप 5 पीएच स्केल का ही अगर HCl डाल दें तो भी त्वचा जल जाएगा। एसिड अटैक वगैरह सुने होंगे, है ना, बड़ी बुरी स्थिति है। तो इतने पीएच स्केल में क्यों नहीं जलता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर इसको काउंटर करने के लिए क्या है, म्यूकस लेयर है। ध्यान से समझते रहिएगा, म्यूकस लेयर है। अब बड़ी मुश्किल से आज आया हूं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या है ना, फिर हो सकता है 2-3 दिन छुट्टी रहे। अभी डॉक्टर ने तो मना ही किया है दूसरे वाले बच्चों के साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जा रहा है। ये वाला पूरा लेयर जो होता है वो म्यूकस होता है इसमें, ठीक है। और HCl होता है, HCl क्या करता है, देखिए हार्मोन्स खुद कभी काम नहीं करते हैं, तो HCl हमारे बॉडी के अंदर एज अ हार्मोन्स रहता है, ठीक है ना। वो एक्टिव करते हैं। जैसे रेनिन है तो प्रोरेनिन में रहेगा, पेप्सिन, ये दोनों के दोनों प्रोटीन का ही पाचन करते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन का ही पाचन करते हैं। भोजन हम खाए हैं, थोड़ी देर कुछ घंटे पेट में रहेगा, उसके बाद HCl एक्टिव होगा और इन सबको सिक्रीशन, मतलब इन लोगों को एक्टिव करेगा, तो ये भोजन का पाचन करना प्रारंभ कर देंगे।
बात समझ में आ रही है ना? जिसमें से रेनिन दूध का पाचन करता है ना, दूध का पाचन, ठीक है। दूध का पाचन जब करेगा तो कई बार आप देखते हैं कुछ बच्चे दूध पीते हैं, अभी यही रहता है, तो कई बार दही बन जाता है ना, पनीर आती है वापस, देखेंगे नहीं बच्चों से, क्योंकि वो तुरंत क्या होता है। अब दूध में भी, दूध से भी प्रश्न, दूध को कौन पचाता है? रेनिन। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ठीक है ना। बाकी जो है, बाकी भोजन का पाचन, सब पूरा भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? मैं उधर संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत के डेडुनम वाले पार्ट में। भोजन पाचन शुरू होता है माउथ से, मुंह से, और छोटी आंत के डेडुनम वाले पार्ट में हो जाता है। जेजुनम में कुछ नहीं होता। और इलियम में क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं, और इलियम में क्या होता है? भोजन का अब्जॉर्प्शन होता है और शोषण हो जाता है कंप्लीट। उसमें विलाई नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। हमें पता है छोटी आंत की लंबाई कितनी है? छोटी आंत की लंबाई कितनी है? बड़ी आंत मतलब ये देखो, थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखो यहां से ऐसे रहेगा, ये समझना है बस खाली यार, ठीक है। ये बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर की मोटा मोटी, और ये छोटी आंत है। छोटी आंत कितने की होती है? लगभग 6.25 मीटर, ठीक है ना। कम ज़्यादा थोड़ा बहुत, लेकिन मोटा मोटी 6-6.25 मीटर होती है छोटी आंत। तो इसी में 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट मतलब ऊपर वाले हिस्से में मान लीजिए यहाँ तक क्या है? यहाँ तक हो गया डेडुनम, उसके उपरांत बीच में हो जाएगा जेजुनम, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ ट्रांसफर करेगा। और सबसे लास्ट में होता है इलियम। अरे इलियम का बदल ले ठीक है ना। इलियम, जिसमें क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। और इलियम को भोजन पचाने के लिए क्या है? ज़्यादा जगह की जरूरत होती है। तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें इस टाइप की संरचना, मतलब बढ़िया नहीं बना पा रहा हूं मैं, ठीक है ना, मतलब उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। ये ऐसे प्रश्न पूछ लेगा तो उसे हम कहते हैं विलाई, ठीक है ना, विली या विलाई, ठीक है। हाँ, बिल्ली नहीं, ठीक है। तो वह भोजन का मान लो इतना जगह बचता है, तो इसी में अब्जॉर्प्शन हो जाता है, समझ रहे ना। लिखावट पे ध्यान नहीं देना है, भावनाओं को समझो ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये सब प्रोसेस होता है। बाकी 3 पार्ट हमारे बड़ी आंत में भी होता है ना, कोलन, रिक्टम, सिक्कम। एक जो है, एक वीडियो में मैं चर्चा करना भूल गया था, उसमें कमेंट भी आया था कि मैं बताना भूल गया था कि कोलन वाले पार्ट में हमारी एक वेस्टिरियल ऑर्गन है बॉडी के अंदर, मतलब अवशेषी अंग, अपेंडिक्स, ठीक है ना। जो पहले जब हम बंदर हुआ करते थे, आज भी हैं, आज हो कि नहीं? चलो कम से कम स्वीकार तो कर रहे हो तो घास भूसा जब खाएगा आदमी तो इस वाले पार्ट में क्या होगा? अपेंडिक्स पचाती थी घास भूसा, समझ रहे ना। अब हम घास भूसा खाते नहीं हैं, ऊपर से खूब कुकर में बनाते हैं, है कि नहीं। तो अब वो अवशेषी हो गया, मतलब अब उसका कोई, मैं कह रहा हूं ना कि भविष्य में जब अगर आपका दूसरा तीसरा जन्म होगा, तब तक यदि होगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 28 दांत बचेंगे भविष्य में। हाँ, 28 दांत। आपके जो अक्ल की दांत है वो आएगी ही नहीं। रोहित सोच रहा है वो तो पहले से नहीं है, क्यों अक्ल तो ही नहीं अक्ल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 4 दांत जो अक्ल के दांत होते हैं वो सबसे लास्ट में यहाँ पे जमते हैं। जो मोलर का पार्ट है, मोलर मतलब चमड़क का, ठीक है ना, 4 प्रकार के दांत होते हैं ना। तो उसमें जो है चमड़क का सबसे लास्ट वाले जो 4 दांत हैं वो कहते हैं, उसे कहते हैं विजडम ट्रूथ, जो लगभग 25 साल के बाद आता है। फिलहाल अभी तक मेरा भी नहीं आया है, 25 से 32-35 साल तक आता है। अब धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है उसका, बाद में आना ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भोजन तो ऐसे चबा ले रहे हैं, है कि नहीं। अब उसको बॉडी को लगेगी उसकी आवश्यकता नहीं है, जिसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे
वो धीरे धीरे क्या होगा, तो समझ लो 1450 ग्राम का दिमाग 1450 ग्राम का दिमाग अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो प्योर बचा रहेगा, समझ रहे हो। चलिए अच्छा, ये बात समझ में आ गई ना, ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक ठाक इस पे चर्चा हुआ है। अब बहुत सारी चीज़ें चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आज तो मुझे लग रहा है बहुत लंबा होगा मामला। कह रहा तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान बढ़ता है, ये प्रश्न गलत करा लेगा आपसे, ये प्रश्न गलत करा लेगा, ठीक है ना। कुछ लोगों का सही होगा, ऐसा नहीं करो सब लोग गलत कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको घुमा देगा ये, ठीक है। तो क्वथनांक पर जो है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान कैसा होता है, नियत रहता है। इस बात को समझो, दो तीन चीजें होती हैं, एक हो जाएगा गलनांक, सबका अपना अलग अलग होता है ना। गलनांक एक शब्द हो जाता है, एक क्वथनांक ही है, एक हिमांक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक होता है हिमांक भी, हिमांक हो वही तो हो गया यार, एक ही बात तो है ऊपर तो लिखा ही था। इस समय जो है मेल्ट होना, पिघलना शुरू कर देता है, कोई भी आप लोहा कुछ भी ऐसा पिघला रहे हैं तो इतना तापमान दे दीजिए जब से वो पिघलना शुरू हो जाए ठोस से। और कोई भी चीज़ आमतौर पे ठोस के बाद द्रव फिर गैस में कन्वर्ट होती है, ऐसे प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ठोस है, आप गर्म करेंगे द्रव में और गर्म करेंगे गैस में, ठंडा करेंगे द्रव में और ठंडा करेंगे। इसको समझने के लिए आप जल ले लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जल को अगर वो जल ठोस अवस्था में अर्थात बर्फ है तो गर्म करेंगे पानी बन जाएगा, और गर्म करेंगे गैस बन जाएगा। गैस है H2O है, अगर गैस फॉर्म में है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो फिर से इसको आप ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा और फिर से ठोस बन जाएगा। और जो सीधा ये गैप कर जाए उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो सीधा ठोस से गैस में जाता है, ऊर्ध्वपातन, है ना, जिसमें से कर्पूर उसका उदाहरण है, समझ रहे ना। तो क्वथनांक का मतलब ये समझिए जिस पर वो सामान्य ताप पर, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में ही रहेगा जिस फॉर्म में है। बाकी तो गलनांक होता है मतलब ज़्यादा गर्म, हिमांक मतलब फ्रीजिंग, जमने लगा, है ना। वैसे पानी से एक प्रश्न बन जाता है कि पानी का सर्वाधिक जो है, ये तो चलो समझ लो इसका हो गया, नियत रहता है। प्रश्न ज़्यादा जो बनता है, अब ये थोड़ी कि कब बर्फ बनता है, वो नहीं बनेगा, पूछेगा कि पानी का घनत्व तो सर्वाधिक किस तापमान पर होता है। और एक चीज़ समझिएगा, वैसे मुझे पहले आंसर करिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिलहाल तो मैं आंसर करूंगा ही। अभी आप बताइए कि सर्वाधिक घनत्व तो जो है जल का किस तापमान पर होता है। तो घनत्व और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, समझ रहे ना। कहने का तात्पर्य है यदि घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस वह एक तापमान है जिस पर जल क्या होता है, सबसे कम आयतन होता है, जल का सबसे कम आयतन होता है। उसके बाद मतलब जब सबसे कम आयतन होगा तो इसका मतलब सबसे अधिक घनत्व होगा। मुद्दा समझ में आ रहा ना। एक ही चीज से दो प्रश्न आपका तैयार हो गया। और जब आप आगे हीट करेंगे, पूछता है प्रश्न कैसे बनेगा आपसे कि जब जल को 0 से 10 डिग्री तक हम गर्म करते हैं, 0 से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है क्या। तो प्रश्न आता है कि पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, इस तरीके से बनता है। या वही चीज़ मैं आंसर ही बता रहा हूँ, वही चीज़ें कह देगा कि पहले घनत्व बढ़ता है फिर कम होता है। तो भाई अब 0 से था तो 0 से जब इधर जाएगा तो घनत्व बढ़ा और फिर घटने लगा, आगे बढ़ेंगे तो घट जाएगा। यहाँ भी घनत्व क्या है, घटेगा, क्योंकि जब जल जो है, पानी जो है फ्रीज होता है। अब बचपन में पूछा जाता था, अब नहीं पूछेगा आपसे, आपके बचपन में पूछा जाता था
कि बताइए ठंडे जगहों पर नल के जो पाइप होते हैं फट जाते हैं, क्यों? पूछता था ना पहले ज़माने में, क्यों? क्योंकि जो जल बर्फ बन रहा होता है तो उसका आयतन बढ़ता है। बात समझ आ रही ना? बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा तो मतलब पाइप वाइप फट जाती है ना? तो आयतन बढ़ रहा है मतलब घनत्व तो कम हो रहा है। ये समझ गए? 4 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखेंगे, है ना? हाँ, इसको 1 मिनट रुक जाइए। टाइम हो गया? चलो, ऐसे भी कॉलेज नहीं जाना है तो मुझे जाके सोएंगे अब फिर। अभी तो फिर बॉटल लगवानी है। कहाँ थे हम लोग? मुद्दा समझ गए? क्वेश्चन ये पूछ लेता है, एक और प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि सेल्सियस और फारेनहाइट, सेल्सियस और फारेनहाइट, सेल्सियस के का ही तो है, सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान बराबर रहता है -40 डिग्री पर। -40 पर वो भी बराबर रहेगा, हम जानते हैं 373 कर लेते हैं, है ना? जैसे हम फार्मूला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, C/100 इज इक्वल टू K - 273 के। और फारेनहाइट में मैं प्रश्न पूछ रहा था, हाँ तो फारेनहाइट का ही है, देख लीजिएगा। देखो ये फार्मूला है, इससे कई बार अगर आप सिद्ध कर पाएंगे। कितना होता है यहाँ पर 180 बटे, और क्या हो जाएगा फारेनहाइट का 32/100। र्यूमर भी एक तापमान मापने का, र्यूमर से भी तापमान मापा जाता है। ये चारों के चारों वैज्ञानिक हैं और उन्हीं के नाम पर तापमान मापने का यंत्र बना दिया गया कि हाँ इसमें यंत्र मतलब एक मापक बना दिया गया, ठीक है ना, यूनिट। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे आप निकाल पाएंगे, समझ रहे ना? ये ध्यान रखोगे तो प्रश्न आपका सॉल्व हो पाएगा। चलो अब बहुत दिमाग इस पर हम लोग खर्च कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी ही चर्चा किए थे, इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। हैं? मेसोस्फीयर किसने, तुम्हारा क्या था? और कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो आसान है यार, बिल्कुल सही बता रही हैं आप, आयनोस्फीयर। मैंने कहा था 640 किलोमीटर के बाद, सॉरी 640 किलोमीटर बाद तो क्या हो जाता है, वायुमंडल शुरू हो जाता है ना? अब पहले समझते हैं, पूरा पूरा समझते हैं, फिर समझ में आएगी बाकी बातें। ये हमारी क्या है, प्यारी सी पृथ्वी है, क्षोभमंडल पहले लाओगे। ये है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की जो मोटाई होती है कितनी होती है, 8 से 18 किलोमीटर, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? 8 से 18 किलोमीटर। क्यों 8 और 18 है? क्योंकि तापमान कम ज़्यादा होना, ध्रुवों पर तापमान बराबर कम रहना। जब तापमान कम होगा तो इसकी वैल्यू मतलब उसका जो ऊंचाई है वो घटेगी। हमें पता है कि 95% जो गैसेज हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर पर। स्ट्रेटो तो कहते हैं अंग्रेजी में, इसे हम कहते हैं विक्षोभ या क्षोभ मंडल। पहले विक्षोभ कहते थे, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना? इसी में तो जब गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ती है, आमतौर पे ध्रुवों पर तो ठंडा ही रहता है, भूमध्य रेखा पर गर्म रहता है, तो हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 8, यहाँ पर भी 8 और इधर 18 जा सकता है। हालांकि जब इधर तापमान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, है ना? बढ़ेगा मतलब 10-12 जो भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तापमान बढ़ने पर गैसें ऊपर जाती हैं, तापमान घटने पर गैसें नीचे आती हैं। भारी गैसें हमेशा नीचे रहती हैं। तो क्षोभ मंडल, सारी मौसमी घटनाएं इसी के अंतर्गत होता है, इसी में होता है क्षोभ मंडल में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सभी मौसमी घटनाएं, बिजली तड़कना, सभी, बारिश, तूफान। फिर इसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, समतापमंडल। यह कितना ऊंचाई तक पाया जाएगा, 50 किलोमीटर। ये तो वेरिएबल है ही है, कम ज़्यादा, तो 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समतापमंडल। समतापमंडल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेता है वैसे। समतापमंडल में क्या होता है,
ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करती है। हालांकि उसमें हम देखते हैं, हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल है शहर कनाडा में, उसके तहत इस पे काम भी किया गया है, आगे काम करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात ये प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला गैस कौन सी है, या कौन सा उत्सर्जन सबसे ज़्यादा ओजोन परत को प्रभावित करती है। पराबैंगनी किरणों को तो सोखती है वो, हाँ वो सोखती है ना, O3, ठीक है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेयान गैस, जो आमतौर पे सभी शीतलक, जो हम फ्रिज, AC इत्यादि में भरा जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, उससे फ्रेयान गैस निकलता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करता है, इसका नुकसान करता है ना, चरण करता है। ओजोन परत को मापा किस में जाता है, डाप्सन में, है ना। 1 mm में 100 किलोमीटर तक की होती है ना, तो 10 चलो अच्छा, गंध कैसी आती है, गंध कैसी आती है, विकल्प दूं, मीठा, कड़वा ये कैसा, अच्छा है, तो गंध मीठा कड़वा कहाँ से आता है यार फिलहाल इसका जो है आंसर हो जाएगा सड़ी हुई मछली की भांति है। हाँ वो गलती हो गया ना यार, स्वाद तो मैं तो O3 जो है सड़ी हुई मछली के का गंध आता है उसमें, और वही O3 जब इसमें आ जाता है क्षोभ मंडल के पास, क्षोभ मंडल में, तब वो क्या बन जाता है, प्रदूषक बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग गैस। सुनते रहिएगा, समझते रहिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। 30 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, 30 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, मध्य, अर्थात मेसोस्फीयर, क्या कहते हैं इसे हम, मध्य मंडल। इसमें तापमान गिरता है, इसमें बहुत ज़्यादा हम कुछ पढ़ते नहीं हैं। हाँ पूछता है कि हवाई जहाज वगैरह कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में ही, ठीक है ना। और इसके बाद शुरू हो जाता है, किसका नंबर आता है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयन मंडल तक गैसेज इतना कम हो जाती हैं और तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो एटम के फॉर्म में पाए जाते हैं वहाँ पे गैसेज, समझ रहे ना, परमाणु के रूप में, जैसे यहाँ पे कह रहा ना, आयन के रूप में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के रूप में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या मदद करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, वो रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिव प्रभाव दिखाते हैं, यानी हम कह सकते हैं संचार वाली सारी घटनाएं इस यहीं पे होती हैं, है ना, आयन मंडल में ही। बात समझ आ रही है, हीट बढ़ गया है, और 640 से ऊपर आप चलते चले जाएंगे तो हम क्या कहते हैं, है ना, एक्सोस्फीयर। हो गया, क्लियर है, इतनी बात, इतने से ही प्रश्न बनता है, बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है ना। कुछ छूट तो नहीं रहा, मुझे नहीं लग रहा कुछ छूट रहा है, इतना ही पूछता है वो। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, वायुमंडल की सीमा क्या है, वायुमंडल की सीमा क्या है, हाँ अनंत, ये थोड़ा सा अनंत गड़बड़ बन गया है, ऐसा ही बनता है ना, 640 से जाते रहिए पता नहीं कहाँ तक, वो क्या है, वायुमंडल है, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न इस तरीके से बन जाता है, मुझे लगता है अब आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब का जो है परपंच करते हैं, खत्म, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे यार क्या कह रहा, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। ये सामान्यतः आप नॉर्मली तो नहीं पढ़ेंगे, कहीं ध्यान ही नहीं देंगे, आपको तो सिर्फ तथ्य पढ़ना होता है, रटना होता है कि अच्छा ये होगा। सी वाला होगा, कितने लोगों का सी वाला है, ध्यान से देखिए, कह रहा प्रश्नकाल के बाद, तो प्रश्नकाल शून्यकाल ये सब सुनते हैं, लेकिन अभी जो है ये कह रहा है उसके बाद, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो कुछ बच्चे आकर्षण प्रस्ताव कर सकते थे, नहीं किए तो बड़ा होशियार हैं इसका मतलब,
इसका आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव या क्या कहा जाता है, प्रस्ताव, रोको प्रस्ताव या कुछ ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, जो 4 बजे के बाद शुरू होता है। कुछ इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कार्य रोको या रोको प्रस्ताव, कार्य रोको, कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। तो स्थगन प्रस्ताव है, बढ़िया से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव तो जानते ही हैं, जब सरकार गिराने की बात होती है कि सरकार बहुमत में है कि अल्पमत में, वो सब होता है। आ जाओ फिर से भैया इकोनॉमी में, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बी, जन वितरण प्रणाली में सुधार। और लोग, कुछ बालक लोग जो है ना कहते हैं जो बड़का विकल्प है वही सही है। वो सही है। आर्थिक, ध्यान से समझिए, मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति सेम टू सेम ऐसा लग रहा है। अभी आर्थिक नीति से भी प्रश्न मिलना चाहिए आपको। मौद्रिक नीति बनाता कौन है? आरबीआई। और आरबीआई का काम हमें पता है कि पूरे मतलब तरलता को बचाए रखना या उसको स्टेबल रखना, तो मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, है ना। तो आर्थिक नीति या मौद्रिक नीति कौन बनाती है? आरबीआई, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हो जाती है? 1935 में। उस समय मात्र 5 करोड़ से शुरू हुआ था, आज के ज़माने में नहीं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आरबीआई का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई। बड़ा आसान है, जितना पैसे वैसे वाले लोग हैं सबका मुख्यालय मुंबई, ठीक है ना। उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं आपको गेस करने के लिए। जितने भी पैसे, चाहे एसबीआई हो, आरबीआई हो, और हमारे यहाँ कौन से शुरू होते हैं, नाबार्ड वगैरह जो भी हैं, सबका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नाबार्ड हो, सेबी हो, सबका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ठीक है, मुंबई। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई। और मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाना है, उसको प्रोत्साहन करना है, ये होती मौद्रिक नीति, ठीक है। तरलता को कंट्रोल करने की कोशिश कर। तरलता क्या होता है? लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी क्या होता है? तरलता। अगर तरलता बढ़ेगा तो क्या होगा? तरलता बढ़े तो रिजल्ट में हम क्या देखते हैं? अब यही नहीं पता है तरलता क्या होता है ना। कितने लोग अब तुम प्लाज्मा कह देना, फिर 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी बता देना है। 5 पदार्थ हैं कि नहीं? एक तो ठोस, द्रव, गैस, फिर प्लाज्मा, चौथा, 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 3 वैज्ञानिकों का नाम है, 5वें पदार्थ की बात है। तो तरलता मतलब द्रव नहीं, तरलता का मतलब होता है मार्केट, अरे यार, मार्केट में ज्यादा जो है मुद्रा स्फीति हो जाए। मुद्रा, तरलता का मतलब समझो कैश, तरलता इसका मतलब होता है कैश, हार्ड कैश, ठीक है ना। तो रुपया पैसा जो भी कह लो यार समझने के लिए, इसकी वैल्यू जो है जब पूरे देश के अंदर बाजार में जब तरलता बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा पैसे बंट गए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? महंगाई बढ़ेगी। भाई आपके पास पैसा है खूब सारा, तो आप झूठ मूठ में जाएंगे, वहाँ कपड़ा खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 10 रुपये का सामान है, आप 15 रुपये में लेके आएंगे। क्यों? बाजार में जिसकी मतलब मात्रा बढ़ती है उसकी वैल्यू घटती है ना। डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। तो मार्केट में जो है, जो वस्तु का है मूल्य बढ़ जाएगा और मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। मुद्रा का जो मूल्य है वो घटेगा, इसी को हम कहते हैं महंगाई। 100 रुपये में आप कोई चीज़ खरीद पाते थे, है ना, ध्यान से समझो। 100 रुपये में आप 5 दिन का राशन खरीद सकते थे। अब आप क्या करेंगे? 100 रुपये में ही अब 2 दिन का राशन खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। मतलब क्या हुआ? बाजार में तरलता बढ़ गई है। फिर उसी में आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये नाम सुने हैं ना। रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट थोड़ा सा मैं समझा दूं इसको भी, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। रेपो रेट,
हाँ, और रिवर्स रेपो रेट। तो ये कब आता है? रेपो रेट मतलब क्या होगा, देखो इसमें आरबीआई और सभी अन्य बैंक, और बैंक कौन से होते हैं, वो वाणिज्यिक वाले है ना, वाणिज्यिक बैंक जो भी हैं, जिसमें हम कह लेंगे हाँ स्टेट बैंक है, हमारे यहाँ इलाहाबाद बैंक है, एचडीएफसी, दो जो भी हैं सारे हाँ, तो आरबीआई और अदर बैंकिंग जो सिस्टम है वो सारे मतलब वाणिज्यिक बैंक, ये दो लोग हैं मार्केट में, मतलब इस मामले में, ठीक है ना। तो रेपो रेट में क्या होता बाबू, रेपो रेट में क्या होता है, ध्यान से समझिए। रेपो रेट में जो बैंक होते हैं, बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं, पैसे ले लेंगे और ब्याज देंगे। ध्यान से सुनते रहो, यहाँ एकदम से कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मिस कर गए तो गलत कर जाओगे। आरबीआई को जब ब्याज दिया जाएगा, इसके पास जब जाएगा, उसे हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है ना। लेकिन जब लिक्विडिटी बढ़ गई बाजार में, अब आरबीआई को मौद्रिक नीति बनानी है, आर्थिक नीति तैयार करनी, मौद्रिक नीति, तो क्या करेगी, वो पैसे इकट्ठा करेगी, अपने पास जमा करेगी। तो उसके लिए क्या करेगी, कहेगी अब तुम लोग मुझे पैसा दो, अब तुम लोग पैसा दो मुझे, मैं ब्याज दूंगा, है ना, दूंगा नहीं दूंगी, आरबीआई है ना तो जब ये लोग ब्याज लेने लग जाते हैं, ये ब्याज की तीर जो है ब्याज का बना रहा हूं, मतलब पैसे लेगा कौन, बैंकों से आरबीआई। तो आरबीआई जब बैंकों से पैसा लेना शुरू कर देगा, मतलब वो चाह रहा है कि जब भाई बैंकों के पास पैसा जाएगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा ही जाएगा, है ना, लोन दे करके जैसे भी करके। तो जब लोगों के पास पैसे पहुंच जाएंगे ढेर सारे, मार्केट में खूब सारा पैसा, इधर पैसा उधर पैसा, पता नहीं किधर किधर पैसा, तो महंगाई बढ़ जाएगी, समझ रहे ना। जब पैसे कम हो जाएंगे मार्केट से, जब आरबीआई लेके उसको रखे रहेगा, जाम कर लेगा एकदम से, तो क्या हो गया, महंगाई घट जाएगी, महंगाई घट जाएगी, क्योंकि मार्केट से तरलता को कम कर लिया गया है। यही होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में आरबीआई के पास पैसे, भाई वो तो छापती भी है, तो बैंक लोन लेंगे कि हमें दे दीजिए आप, तो लोन लेंगे तो भाई ब्याज देना ही है। तो यानी कि अब बैंकों के पास जाना मतलब मार्केट के पास जाना, पैसे मार्केट में लोगों के पास जाना पैसा, तो क्या होगा, इसे हम रेपो रेट कहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा मार्केट में पहुंच जाए तो इनसे ये लोन लेगी, तुम लोग मुझे पैसा दो, मैं ब्याज, ठीक है ना, इसे कहते हैं रिवर्स। अब समझ गए, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत, बात समझ आ गई ना। ये थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाता भाई, ये बहुत आसान है, प्रश्न बनता ही है। क्या कह रहा, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है कि कौन सा नहीं है, गलती यहाँ कर जाएंगे, ध्यान दिया करिएगा, धीरे से नहीं बोल देता है। तो भारत में वित्तीय नीति जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या है, अर्थव्यवस्था में, अब आंसर कर पाओगे यार, इतना देर से मैं गा रहा था, है ना, बेसुरे आवाज में, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बता पाएंगे क्या होगा आंसर। मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति जो है, वित्तीय नीति का क्या क्या इम्पैक्ट नहीं है, क्या काम नहीं है, बाकी सारे काम होंगे, एक नहीं होगा। अभी जो इतना देर से गीत गा रहा था ना मैं बढ़िया सा, वो इसी से संबंधित है, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मूल्य को स्थिर बनाने का काम करेगी तभी तो रिवर्स रेपो रेट लाती है, ठीक है ना। तो ये तो है, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करने की, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना, तो उसको कम करने का काम करती भाई मौद्रिक नीति, यानी कि आर्थिक नीति के अंतर्गत, ये उसके काम है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की जो है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, ये भी काम है भाई। मार्केट में तरलता को कम करना होता है ना, उसका काम बढ़ाना थोड़ी होता है। बढ़ता कब है, जब रेपो रेट चल रहा होता है ना, जब बैंक ले रहे होते हैं, वाणिज्यिक बैंक ले रहे होते हैं, और जब बैंकों से ये पैसे लेती है तब तरलता कम होता है। तो ये बढ़ाना इसका काम नहीं है, तो जो गलत है वही हमारा आंसर है, ठीक ना। समझ गए कितना आसान है। अब बैंकिंग से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। लगभग हम लोग अंतिम चरण पे जा चुके हैं, ठीक है ना। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है। लेखक से प्रश्न आता भाई, स्टैटिक जीके में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अरे गुड,
रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अनटू द लास्ट। इस की पुस्तक से गांधी जी बड़ा प्रभावित हुए थे, ठीक है ना। तो बाकी अब ज़्यादा जो है ज़्यादा अब चर्चा नहीं करने वाले हम लोग, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है ना? कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में आप अपना जो है आंसर आपके कितने सही हुए थे, 10 में से 10 ही क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए हैं, 10 में से आपका कितना सही हुआ है ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।